वेंकटपालम नाम के गांव में दो बहनें सीता और दिव्या रहती थीं। वे दोनों बहुत मिलनसार थीं। एक दिन की बात है, उनके पिता गोपाल शहर गए और अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया और उनके दोनों पैर काटने पड़ गए। इससे गोपाल अब बिस्तर तक ही सिमट के रह गए। अभी तक तो गोपाल बहुत मेहनत किया करता था और कमाए हुए पैसों से अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा रहा था, लेकिन अब जबकि वो अपाहिज हो गया था, घर ठीक से नहीं चल रहा था। खर्चा चलाना बहुत मुश्किल था। मुझे माफ कर दो, तुम छोटी छोटी थी, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई। अब मैं होते हुए भी नहीं के बराबर हूँ। मैंने सोचा था कि तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा, लेकिन ईश्वर ने मुझे सजा दी। अब तुम दोनों मेरे बारे में मत सोचो, बल्कि जाओ और शहर जाकर पढ़ाई करो। गोपाल ने बेटियों से कहा। उन दोनों को बहुत बुरा लगा कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। पापा, आपने इतने साल हमारा इतना ध्यान रखा, अब आप ना तो हमारे लिए कोई रुकावट है और ना ही हमारी शिक्षा के लिए। आप घर पर रहो, हम आपकी देखभाल करेंगे अच्छी तरह से, सीता ने कहा। पर मन ही मन सीता भी बहुत घबरा रही थी। उसकी चिंता थी कि ऐसा क्या काम करे कि घर का खर्चा अच्छी तरह से चलने लगे। क्या बात है, तुम इतना क्या सोच रही हो? क्या हुआ? उसने पूछा। तब सीता ने उसे किस तरह घर का खर्चा चलाया जाए इसके बारे में चिंता व्यक्त की। उस पूरे दिन दोनों बहनें घर में ही उदास बैठी रहीं। गोपाल का घर बस स्टेशन के बहुत करीब था। लोगों का आना जाना हमेशा लगा ही रहता था। एक दिन सीता घर के बाहर खड़ी थी, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आए और पूछने लगे। सुनो बेटी, मैं यहाँ नया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, यहाँ पास में कोई होटल मिलेगा क्या? उसने पूछा तो सीता बोली, यहाँ आसपास तो नहीं मिलेगा, लेकिन उधर रास्ते के आखिर में एक होटल है। उसने बुजुर्ग से कहा। उस बुजुर्ग ने गली के आखिर में देखा तो एक होटल था। गुस्से में, उतनी दूर है वो होटल, बस स्टैंड के पास होना चाहिए था ना। हाँ, इस तरह हड़बड़ाते हुए वो वहां से चले गए। सीता ने देखा कि और भी बहुत से लोग कुछ खाने के लिए उतनी दूर पैदल चलकर जा रहे हैं, तो उसे एक आइडिया आया। दिव्या, मेरे पास एक उपाय है, चलो एक होटल शुरू करते हैं। होटल? हाँ दिव्या, हमारे सांभर इडली की सभी तारीफ करते हैं, तो चलो पहले थोड़े से शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा चलता है। बाद में जब लोग बढ़ जाएंगे तो भोजन भी बढ़ा देंगे। उसने दिव्या से अपने दिल की बात कही और दिव्या भी मान गई। वे दोनों उसी दिन पास के बाजार में गए और किराना स्टोर से अपनी जरूरत की सभी चीजें खरीद ली और फिर इडली सांभर तैयार किया। दिव्या ने चख कर देखा तो, दीदी सांभर कितना अच्छा बना है। हमें शुरू में बहुत ज्यादा लाभ की आशा नहीं करनी है, बस हमारी लगाई हुई कीमत निकल जाए। उन्होंने एक प्लेट इडली सांभर की कीमत सिर्फ 10 रुपए रखी। काफी इंतजार करने के बाद एक माँ बेटी आई। उन्होंने बड़े शौक से उनकी बनाई इडली और सांभर खाए और कहने लगी, तुम्हारी बनाई इडली तो बिल्कुल घर पर बनाई इडली जैसी है, और तुमने ये इतनी कम कीमत में दी है। इससे पता चलता है तुम लोग बड़े अच्छे दिल की लड़कियां हो। उन्होंने उन दोनों लड़कियों की बड़ी प्रशंसा की। इससे उन्हें बड़ी खुशी हुई। उस दिन से उनके होटल में आने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। लोग आकर इडली सांभर खाते और उनकी प्रशंसा करते। इससे उन्हें जो पैसा मिला वो गोपाल के अस्पताल के खर्च के लिए पूरा पड़ गया। अब वे और पैसा कमाना चाहती थीं, तो उन्होंने एक और जगह पर होटल खोल लिया। वहां भी उनका इडली सांभर खाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अब सुबह टिफिन सेंटर चलाने वाली ये दोनों बहनें दोपहर में कॉलेज भी जाने लग गई थीं। थोड़े ही समय में उनका व्यापार बड़ी तेजी से बढ़ गया था और प्रसिद्ध भी हो गया था। लोग बड़ी संख्या में आने लगे थे। उन बहनों ने जरूरत को समझते हुए एक बड़ी जगह खरीद ली। दोनों बहनों ने फिर अपने पापा का इलाज एक बड़े अस्पताल में करवाया। उनकी इडली सांभर के व्यापार की खबर अखबार में भी आई। छोटे से टिफिन सेंटर से वो एक बड़े होटल की मालकिन बन गई थीं और कई लोगों को रोजगार दे रही थीं, लोगों की मदद कर रही थीं। देवनागरी नाम के गांव में वेदा और भावना नाम की दो बहनें रह रही थीं। उनका एक बड़ा सा सीमेंट का घर था। सीमेंट का बना होने के कारण वो गर्मी में अंदर से बहुत गर्म हो रहा था। दोनों ने उसकी छत को पेंट से रंगवा दिया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। कुछ दिनों बाद एक दिन वे अपनी सहेली मीनाक्षी के साथ बाहर गई। हे ईश्वर, यहाँ बाहर कितना अच्छा लग रहा है। हमारा घर अंदर से इतना बड़ा है, लेकिन गर्मी तो ऐसी है बाबा रे बाबा।
ओ, तब तो तुम्हें मैं अपने घर ले चलती हूँ। हमारा घर बहुत ठंडा रहता है, पता है? सच में? तो क्या तुम हमें अपना घर दिखाओगी? उन्होंने उससे पूछा। तो मीनाक्षी उन्हें अपना घर दिखाने के लिए तैयार हो गई। जब वो दोनों उसके साथ गए तो देखा कि उसका घर घास फूस का बना हुआ है। उस घर को देखकर वेदा ने पूछा, ओह मीनाक्षी, ये क्या है? क्या ये है तुम्हारा घर? क्या इस घर में ठंडक होगी? हमारा घर तो इतना बड़ा है फिर भी इतना गर्म रहता है, तो ये छोटा सा घर कैसे अंदर से ठंडा हो सकता है? हाँ बोलो ना। ऐसा नहीं है, तुम जल्दी अंदर तो चलो। ये कहकर वो दोनों बहनों को झोपड़ी में ले गई। जब दोनों बहनें अंदर गईं तो उन्हें वाकई बहुत ठंडक महसूस हुई। तब वेदा बोली, मीनाक्षी, तुमने जो कहा वो सही है। तुम्हारा घर बहुत ठंडा है। तुम्हारे घर में तो एसी लगाना भी बेकार ही होगा। हाँ। फिर उन्होंने मीनाक्षी के साथ कुछ समय बिताया और वापस अपने घर चली गई। वापस जाने के बाद उन्हें अपना घर और भी ज्यादा गर्म महसूस होने लगा, क्योंकि मीनाक्षी के घर पर बहुत ठंडक थी। दीदी, मीनाक्षी का घर कितना मस्त है ना। क्या हम दोनों एक ऐसा घर बना नहीं सकते हैं क्या? भावना ने वेदा से पूछा। यह आइडिया वेदा को भी अच्छा लगा। हाँ भावना, आओ हम भी एक ऐसा घर बना लेते हैं। ये कहते हुए अगले ही दिन वे घर बनाने के लिए ढेर सारी घास फूस और बड़े बड़े लट्ठे ले आईं। अगले दिन जब उन्होंने इसे घास से बनाना शुरू किया और जब वे झोपड़ी को ढक रही थी, दोनों बहनों को घास फूस से इस तरह खरोच होने लगी जैसे उन्हें किसी चीज ने काट लिया हो। ओहो दीदी, ये क्या है? ये घास इतनी जलन और खुजली वाली क्यों है? झोपड़ी बनाते बनाते तक तो हम लहूलुहान हो जाएंगे। वो नोचते हुए अपनी बहन से कह रही थी। खैर, किसी तरह दोनों बहनों ने झोपड़ी बनाना पूरा किया। उस रात वे अपनी झोपड़ी में सोई भी। उन्हें बड़ी चैन की नींद आई। अगले दिन वे मीनाक्षी को ले आई और उसे अपनी झोपड़ी दिखाई। वाह, तुमने इसे कितना अच्छा बनाया है। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा घर। ऐसा है क्या? ये सारी गर्मी हम इसी घर में बिताएंगे अब। हाँ, दोनों ने खुशी से उसे बताया। मीनाक्षी ने उनके साथ कुछ समय बिताया और फिर वापस अपने घर चली गई। अगली रात भी वे झोपड़ी में ही चैन से सोईं। लेकिन अगले दिन सुबह सूरज की किरणें उनके चेहरे पर पड़ने लगी। जब वे उठी तो उन्होंने देखा कि कुछ बैल घर को जिस घास से ढका था वो चर रहे हैं। उन दोनों ने मिलकर उन दोनों बैलों को भगा तो दिया। ओहो, ये क्या कर दिया इन्होंने? अब क्या फिर उन खरोच वाली घास को ढकना होगा? खैर, उन्होंने फिर से पूरी झोपड़ी को मिलकर घास से ढक दिया, लेकिन इस बार उन्होंने बाड़ लगा दी ताकि कोई बैल या कोई और जानवर चर ना सके। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। एक दिन भावना जब घर के अंदर थी तो उसे बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया। जब उसने जाकर देखा तो कुछ पक्षी उनकी घास पर घोंसला बना चुके थे। वो पक्षी घास को अलग कर करके वहीं पर अंडा दे रहे थे। कुछ देर बाद उन पक्षियों के बच्चों ने पेशाब कर दिया और वो सीधे उनके घर के अंदर गिरी, जिससे बहुत बुरी बदबू आ रही थी। फिर बाद में उन बहनों ने उन पक्षियों को तो उड़ा दिया और फिर से उस जगह को घास से ठीक कर दिया। इस तरह रोज ही कोई ना कोई परेशानी बनी रह रही थी। फिर एक दिन तो जोर की आंधी चली और उनके घर पर ढका हुआ सारा भूसा उड़ गया और पूरे घर में पानी भर गया। दीदी, बरसात शुरू हो चुकी है। पूरी झोपड़ी की हम पूरी गर्मी सिर्फ मरम्मत ही करते रहे। अब बताओ कि क्या करेंगे? अब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। बारिश शुरू हो चुकी है। स्लैब हाउस अब उतना गर्म नहीं होगा, तो हम वहीं चलते हैं। अगली बार फिर से बनाएंगे, उसने कहा।